हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं हमारी T20 पॉलिटी इन 20 डेज की सीरीज में चैप्टर नंबर 4 प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ पॉलिटी सेक्शन इन यूपीएससी। प्री के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, जैसा कल की वीडियो में भी मैंने कहा था, डिसेप्टिवली सिंपल ये चैप्टर है। सुन के पढ़ के लगता है कि इतना इजी तो है, पर इसमें जब एमसीक्यू आते हैं तो मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही क्लियर आइडिया इस चैप्टर से ले लें कि कम से कम जो इजी क्वेश्चंस हैं वो तो हमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, हमारी 20 दिन यूपीएससी इन की सीरीज चल रही है। कल से आपको बहुत सारे वीडियो सीरीज में मिलने चालू हो जाएंगे कि 20 दिन की आपकी प्रिपरेशन के लिए अगर आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोस में डालूंगा उन्हीं को अगर आप रिवाइज करते चलें तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका यूपीएससी प्री क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस रख के इंसान को चलना चाहिए। तो इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहली बात जो हमें जानने की ज़रूरत है कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रेम्बल। ठीक है, प्रेम्बल यानी प्रस्तावना होता है। जनरली किसी भी किताब के स्टार्टिंग में एक प्रीफेस होता है, उसमें बहुत से मैक्सिमम लोग 99% लोग मैं कहूँगा प्रीफेस नहीं पढ़ते हैं किसी भी किताब का। मुझे लगता है कि ज़रूर पढ़ना चाहिए, उससे किताब के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चलता है कि राइटर खुद अपने मुंह से बताता है या पब्लिशर बताता है कि हमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक तरह से समरी या आगे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, इस तरह की बातें उसमें मिलती हैं। फिर जैसे बता रहे हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रेम्बल लिखा गया था। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रेम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने अभी बात की, इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हार्ट है उसको कहा जाता है। एन ए पालकीवाला, नानी पालकीवाला बहुत ही बड़े लॉयर हुए हमारे समय के और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट भी। उन्होंने कहा था प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन किन विचारधाराओं को मानती है, किन बातों के लिए स्टैंड करती है, इसमें लिखा हुआ है। ये प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। सबसे पहला एमसीक्यू देखिए, आपसे यही पूछ लिया गया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू जी ने ड्राफ्ट करके मूव किया था कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स में जो विचारधाराएं उन्होंने मेंशन की थी उनको जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था, तब हमारे संविधान निर्माताओं के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए इसको ड्राफ्ट करना आसान हो गया, क्योंकि अब हमें पता है कि किस किस फिलॉसफी को इसके अंदर जगह देनी है। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है। इसको 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने मूव किया था। किसी ना किसी स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ होगा कि किस दिन मूव किया गया था, चारों ऑप्शन दिए होंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। ठीक है, 15 अगस्त को हमारे आज़ाद होने के पहले। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ क्वेश्चन देने के लिए आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि कब प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया था। आपको याद रखना है, आज़ादी के जस्ट पहले 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसको अमेंड भी किया गया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने प्रेम्बल में क्या चेंजेस किए, इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि प्रेम्बल में चीज़ों को जो बाद में ऐड किया गया है ये ठीक नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा में अलग से थे। अगर कोई भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा तो वो बिल्कुल कह सकता है कि ये एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको इंटीग्रिटी शब्द को लेकर मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट था। सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को लेकर लोग आज भी विवाद करते हैं, कहते हैं कि हमारा देश ओरिजिनली सेक्युलर नहीं था, ये तो इंदिरा गांधी ने बाद में डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे पर विचार किया और उन्होंने ये पाया कि संविधान में अलग जगह से अलग अलग जगहों पर आप पढ़ेंगे तो ये विचार सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो इसलिए ये कहने की बात नहीं है कि यहाँ पर अलग से कुछ ऐड कर दिया है, यहाँ मेंशन नहीं था प्रेम्बल में, पर संविधान में था, तो उसको अलग से मेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, टेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल में चलते हैं। ठीक है, देखिए टेक्स्ट आपने सबने पढ़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अभी देखिए देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चालू ही होता है कि भारत के जो लोग हैं वो अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं, इस बात को ये मेंशन किया जाता है। तो ये अब क्या बनाएंगे, इंडिया को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSSDR, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है इन द पास्ट, पहले क्या आता है।
सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर है कि सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट है या सोशलिस्ट सोवरेन सेक्युलर है। ठीक है, SSSDR आपको याद रखना है। और ये अपने सिटीजन्स के लिए क्या मांग रहे हैं? जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। ठीक है, जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी है ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उनके बीच में क्या प्रमोट करने के लिए? फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 नारे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा था, उनका मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। वो हमने यहाँ पर अपने संविधान में रखा है। देखिए, तो अब देखेंगे, हम जब स्कूल में थे तो CBSE बोर्ड में एटलीस्ट हम सिर्फ 3 देशों की क्रांति के बारे में पढ़ते थे, अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। ठीक है, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारे देश का जो संविधान है, वो इन तीनों क्रांतियों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो उनका नारा था वो हमारे संविधान के प्रेम्बल में हमने मेंशन किया है। ठीक है, फिर जस्टिस यानी एक तरह से सोशल जस्टिस, जो कि रूसी क्रांति का एक तरह से मोटो है। ठीक है, कि रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स वगैरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए ही गए हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 को ये जो प्रेम्बल है इसको पारित किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेम्बल के साथ पारित कर दिया गया। ठीक है, अब प्रेम्बल का जो इंग्रेडिएंट है उसको देखिए। 4 मेन इंग्रेडिएंट है जो हमने अभी पढ़े। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है हम क्यों माने, इसकी अथॉरिटी कहाँ से है? इसकी अथॉरिटी वो कह सकते थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था। लेकिन ऐसे में क्या होता, हमारे देश की लेजिटिमेसी पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर रहती। कल को उन लोग जाके अपनी पार्लियामेंट का वो कानून अगर संशोधित कर दे तो क्या हम आज़ाद देश नहीं रहेंगे? इसलिए हमारी लेजिटिमेसी हम उस कानून से ना लेके अपने देश के लोगों से ले रहे हैं। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जन गण मन अधिनायक इस देश के कौन है? इस देश के लोग हैं। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है सच। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है? सरकार वो है जो 5 साल चलती है, चेंज हो जाती है, पर सत्ता, जो सरकारी तंत्र है, जो हमारे देश की सत्ता है, राज व्यवस्था है, वो स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो हमारी राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है? किस तरह की राज व्यवस्था है? सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी है हमारे देश की। ठीक है, संप्रभुता है, यहाँ पे समाजवादी है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन को हिंदी में क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता। ठीक है, रिपब्लिकन पॉलिटी। रिपब्लिकन का मतलब क्या होता है? मैंने कल की वीडियो में बताया था पिछले चैप्टर में कि रिपब्लिक उस देश को कहते हैं जिसका हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ स्टेट यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, और जनरली प्रेसिडेंट हो गए या राजा हो गए या गवर्नर जनरल हो गए अगर आपके देश में, तो वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट जो है हमारे देश में वो कोई राजा वगैरह नहीं है, वो लोगों द्वारा ही चुने गए, इनडायरेक्टली चुने गए राष्ट्रपति हैं। इसलिए हमारा देश रिपब्लिक है। भारत का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं ये भी बता दिया गया है इसमें, जो कि हमने अभी देखा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। जस्टिस जो है ऐसा कहीं बताया नहीं जाता है, पर जो भी इन बातों की जानकारी रखते हैं उन्हें इसका अंदाजा होगा कि रूसी क्रांति से एक तरह से सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस वाली बात ली गई है। ठीक है, फिर डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नवंबर 26, 1949। ये 4 बातें हमारे संविधान में, हमारे संविधान के प्रेम्बल में इंपॉर्टेंट है। की वर्ड्स क्या क्या है? ठीक है, तो देखिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, जो SSSDR जो हमने बोला, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो 4 ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये की वर्ड्स हैं। अब इनको एक एक करके हम देखेंगे कि क्या इनका मतलब निकलता है। सोवरेन यानी संप्रभु, यानी अपने आप में अपने ही मालिक, हमारा कोई मालिक नहीं है, हम किसी और देश के अधीन नहीं है, कोई और देश हमें कोई आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नोर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंग्लैंड से अलग हुए, ब्रिटेन से आज़ाद हुए और भी देश हैं जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके हेड ऑफ स्टेट अभी भी इंग्लैंड की रानी है। ठीक है, उनके यहाँ पर एक गवर्नर जनरल रहते हैं, उनके यहाँ अपने खुद के राष्ट्रपति नहीं रहते हैं। तो उन्होंने, वो लोग भी क्योंकि अंग्रेज ही हैं बेसिकली, तो उन्होंने ब्रिटिश जो
तख्त है, जो अंग्रेजी राजशाही है, उससे पूरी तरह से अपने आप को अलग नहीं किया है। हालांकि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक बात है, वो इंग्लैंड की रानी कोई अधिकार नहीं रखती है इन देशों में। ठीक है, क्या पॉइंट बताया जा रहा है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पहले इंडिया वॉज अ डिपेंडेंसी और अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन हम डोमिनियन बन गए। ठीक है, उस दिन भी हम पूरी तरह से एक रिपब्लिक नहीं बने थे। तो इंडिया सीज टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन ऑन 26 जनवरी 1950 बाय डिक्लेयरिंग हरसेल्फ अ सोवरेन रिपब्लिक। हमने अपने आप को एक संप्रभु रिपब्लिक घोषित कर दिया 26 जनवरी 1950 को, और पाकिस्तानी जो है 1956 तक अपने आप को ब्रिटिश डोमिनियन रखे हुए थे। थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी उन्होंने ब्रिटेन पर रखी हुई थी। डोमिनियन का देखिए मतलब कुल मिला के कि पूर्णतः स्वतंत्र नहीं, डोमिनियन का इतना ही मतलब आप समझ लीजिए। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। व्हेन डिड इंडिया सीज टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन? कब? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1929 जब लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था पूर्ण स्वराज जो बिल था कांग्रेस का, या कोई ऐसा चौथा डेट। ठीक है, तो आपको बताना है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हम जो है एक डोमिनियन होना बंद हो गए, हम एक सोवरेन रिपब्लिक बन गए। ठीक है, सोवरेन का मतलब है हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, हम अपना बिजनेस खुद कंडक्ट करेंगे। ठीक है, 1949 में इंडिया डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। हम जो कॉमनवेल्थ बनाया गया, जो कि ब्रिटिश देशों का जो कॉमनवेल्थ है, जो पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ब्रिटेन के साथ मिलकर उन्होंने एक अपना एक तरह का संगठन बनाया है। उस संगठन के अध्यक्ष जो हैं ब्रिटिश क्राउन है, यानी ब्रिटेन के जो राजा रानी जो भी रहेंगे वो कॉमनवेल्थ नामक संगठन के वो अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर का डिक्लेरेशन है, इट डज नॉट अफेक्ट इंडियाज सोवरेनिटी इन एनी मैनर। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे मार्केट में घूमते फिरते, वो आपको बताएंगे इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करे पता है असल में भारत आज़ाद नहीं है, असल में नेहरू जी का एक सीक्रेट अग्रीमेंट है, असल में पता है हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, इसका मतलब है कि ब्रिटेन की रानी का यहाँ पे अधिकार है। बहुत सारी इस तरह की थ्योरी चलती है कि ब्रिटेन की रानी आती है तो उन्हें पासपोर्ट क्यों नहीं लगता, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। वो सब देखिए किसी को सम्मान देने की बात है। मैं नहीं समझता कि हमारे राष्ट्रपति अगर अमेरिका जाएंगे तो कोई उनका पासपोर्ट चेक करेगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरह से ब्रिटेन के अधीन है, हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। सोवरेनिटी वाली बात इसीलिए हमारे संविधान के प्रेम्बल में मेंशन कर दी गई है कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी के मन में। ठीक है, इसके बारे में नोट क्या बता रहा है देखिए, टू डिस्पेल द लर्किंग फियर ऑफ सम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोगों को डर था कि कॉमनवेल्थ का मेंबर होने से क्या पता एक गेट खुला छोड़ा गया है कि ब्रिटिश लोग वापस आ सकते हैं। तो उसके बारे में नेहरू जी ने क्या कहा कि वी टुक प्लेज लॉन्ग अगो टू अचीव पूर्ण स्वराज। बहुत कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी का, कब ये प्लेज लिया गया था? तो 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्लेज लिया गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमने अचीव कर लिया है। अब अगर कोई देश किसी के साथ दूसरे देशों के साथ अलायंस करता है, संधि करता है, संगठन बनाता है, तो क्या वो उनका गुलाम हो जाता है? ऐसा नहीं है। तो फ्री एसोसिएशन ऑफ सोवरेन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस डज नॉट इन्वॉल्व एनी कमिटमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कंप्लीट फ्रीडम है कि कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, जाना चाहे तो जा सकता है इस कॉमनवेल्थ से। इसका मतलब ये है कि हम बाध्य नहीं है। ठीक है, हम अगर जब चाहे निकल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ठीक है, ये बात नेहरू जी ने कही थी। एनीवेज, ठीक है, फिर इंडिया यूएनओ का भी मेंबर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब थोड़ी कि हम अब सोवरेन नहीं रहे, बिल्कुल सोवरेन है हम, है ना। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूएनओ इन 1945। इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूएनओ। ये हमें पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आता है। ठीक है, सोवरेन होने का मतलब क्या है? इंडिया कैन ईदर अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। हम हमारे खुद के मालिक हैं, हम किसी दूसरे देश की ज़मीन भी ले सकते हैं या अपनी ज़मीन किसी दूसरे देश को दे भी सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो आता है वह है सोशलिस्ट। SSSR में दूसरा पॉइंट आता है सोशलिस्ट। जब ये टर्म 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ऐड किया गया था 1976 में, उसके पहले भी द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो सोशलिस्ट टाइप की DPSP तो हमारे यहाँ थी। बहुत सारी बातें, सबसे उसमें जो ब्लेटेंट है वो ये बताती है कि सरकार को इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि जो लेबर है वो कि उसका कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो, कंपनी के बोर्ड में
लेबर के लोग शामिल हों। इससे ज़्यादा सोशलिस्ट बात और कोई हो नहीं सकती। ठीक है, तो वो पहले से हमारे संविधान में मौजूद है, इस चीज़ को प्रेम्बल में ऐड करने के पहले। दूसरे शब्दों में क्या कहा गया कि अब तक जो इम्प्लिसिट था, अंतर्निहित बात थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अब खुल के सामने आके मेंशन कर दिया गया। क्यों? वो जैसा जब वी मेट का डायलॉग है, किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने खुद एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था टू इस्टेब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, एक समाजवादी समाज की रचना। ठीक है, कहाँ पर? अवधि सेशन एज अर्ली एज 1955, 1955 में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी देश पे शासन कर रही थी। केंद्र में हर राज्य में, अधिकतर राज्यों में कांग्रेस पार्टी का ही शासन था। तो अवधि सेशन में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वी वांट अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, 1955 में। ये याद रखने वाली बात है, सवाल पूछा जा सकता है। रिजोल्यूशन में जो है कुल मिला के बोला गया था कि संविधान का जो प्रेम्बल है उसको अचीव करने के लिए, और डीपीएसपी वगैरह में जो बातें दी गई है उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग की जानी चाहिए। प्लानिंग यानी जो 5 ईयर प्लान वगैरह हम लोग करते थे पहले, ये अपने आप में सोशलिस्ट देशों की एक तरह से अवधारणा मानी जाती थी कि केवल सोशलिस्ट देशों में ही पंचवर्षीय योजना इस तरह से प्लान करके जो है हम अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे, ये माना जाता था। ठीक है, तो जो भी प्लानिंग हम करेंगे वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, उसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर सोशल ओनरशिप। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस चीज के जरिए समाज में प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री, बांध, ठीक है, ये सब में से अधिकतर जो है वो सोशल ओनरशिप यानी समाज के कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, ताकि देयर इज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, देश की जो धन संपदा है लोगों में बराबर बराबर बटे, इसका हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म को बोला जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अगर आप में से कोई लोग अमेरिकन राजनीति को फॉलो करते हैं तो बर्नी सैंडर्स, जो पिछले राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते बनते रह गए थे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, वो लाइफ लॉन्ग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। अमेरिका में सोशलिस्ट होना एकदम गलत बात समझा जाता है, तो उनकी इस विचारधारा को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म अगर डेमोक्रेटिक ना हो तो कम्युनिज्म कहलाना चाहिए, बेटर होगा, जैसे चाइना या सोवियत यूनियन में हुआ करता था, एक पार्टी की सरकार होती थी। लेकिन हमारे देश में हम जिस सोशलिज्म को फॉलो करते हैं वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को स्टेट सोशलिज्म भी बोला जाता है, जहाँ हर चीज़ का मालिक सरकार होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। हमारे देश में आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी हैं और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। तो ऐसा, इस बारे में ये नोट क्या कहता है देख लेते हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा था, वी हैव ऑलवेज सेड दैट आवर ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, वी हैव आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। समाजवादी हम हैं, पर हमारे अपना खुद का एक समाजवाद है। हम ऐसे सेक्टर्स को नेशनलाइज करेंगे जहां हमको ज़रूरत लगेगी। ये नहीं कि सबको नेशनलाइज कर दो, सारी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां देश के सरकार के अंदर में रहेंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो गरीबी, अज्ञान यानी निरक्षरता, समझिए सबको एजुकेशन देने की कोशिश करेगा, बीमारी एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को हटाने का जरिया है। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी ये नहीं कह रहे हैं सबके पास बराबर पैसा रहेगा, सबके पास बराबर संसाधन रहेंगे, नहीं, पर सबके पास बराबर मौके रहेंगे उन संसाधनों को हासिल करने के। ठीक है, ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में दिया था, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इंडियन सोशलिज्म जो है इट इज अ ब्लेंड, एक मिक्सचर है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का। मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, और ज्यादा इसमें गांधीवाद है, मार्क्सवाद उतना ज्यादा नहीं है। जो इन बातों को समझते हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं समझते प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी उतना दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिनको एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उनके अंडर में मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब हमने एलपीजी रिफॉर्म किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के। तो उसके बाद से क्या हुआ है कि ज़्यादा सोशलिस्टिक, ज़्यादा समाजवादी हम नहीं रह गए हैं। यहाँ तक कि अधिकतर लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो ठीक से जानते भी नहीं होंगे कभी भारत समाजवादी था भी। जो पहली बार पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल को लगता होगा कि अच्छा हम लोग समाजवादी हैं क्या। तो समाजवादी बस मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी से ही लेते होंगे, समाजवादी पार्टी से। समाजवाद ऐसा हमारे देश की विचारधारा कभी थी उन्हें मालूम भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो है सेक्युलर, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है, सब इस शब्द को जानते हैं। इस शब्द के असल मायने शायद उतने लोग न जानते हो। सेक्युलर को सिक्युलर बोल के कई लोग हो सकता है फेसबुक में कमेंट भी करते हो, लेकिन ये भी हमारे संविधान का हिस्सा था। लेकिन प्रेम्बल में 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 का, उसमें ऐड किया गया था। ठीक है,
जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में बोला था कि सेक्युलर स्टेट यानी हमारा जो समाज, हमारी जो जो राजशाही है, जो राज्य व्यवस्था है वो सेक्युलर होगी, ऐसा बाकायदा लिखा नहीं गया था अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस बारे में कोई डाउट नहीं किया जा सकता कि जो संविधान निर्माता थे वो ऐसा ही राज्य बनाना चाहते थे, और इसलिए आर्टिकल 25 से 28 जो कि जो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए होते हैं उनको संविधान में इंक्लूड किया गया। ठीक है, आप सबको पता है आर्टिकल 25 से 28 क्या क्या है। अपना धर्म कोई भी मान सकता है, अपने धर्म का कोई भी प्रचार कर सकता है, अपने धर्म के जो भी नियम कायदे कानून है, अपनी अलग एक संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए कोई भी व्यवस्था रख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज संविधान में लिखे हुए, तो जाहिर बात है कि आप एक सेक्युलर स्टेट चाहते हैं। ठीक है, जो अगर स्टेट यानी जो राज्य व्यवस्था है उसका रिलीजन की तरफ क्या एटीट्यूड है, इसके बेसिस पे 3 तरह के स्टेट होते हैं। एक होते हैं एथिस्टिक स्टेट, ठीक है, जैसे चाइना का है, वो एंटी रिलीजन होते हैं बाकायदा, हम धर्म को नहीं मानते और हम नहीं चाहते कोई धर्म को माने। ठीक है, वो सभी धर्मों की बाकायदा भर्त्सना करते हैं। उन ऐसे देशों में जैसे पहले सोवियत यूनियन था, आज की डेट पे आज से कुछ साल पहले तक चाइना था, वहां जो धर्म को मानते हैं उन्हें चोरी छुपे अपने घर के अंदर मानना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है नहीं तो। दूसरा होता है थियोक्रेटिक स्टेट, ठीक है, थियोलॉजी, ठीक है, थियोक्रेसी, ये सब थियो यानी धर्म से संबंधित होता है। थियोक्रेटिक यानी जैसे डेमोक्रेटिक है हमारा देश, वहाँ थियोक्रेटिक यानी धर्म के हिसाब से चलेगा, धर्म में जो लिखा है, धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वैसा हमारा देश चलेगा। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, कुछ हद तक पाकिस्तान हो गया, ये जो स्टेट है ये प्रो रिलीजन है, ये धर्म की बात करते हैं नहीं, किसी एक ही धर्म की बात करते हैं और एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपने धर्म का रिलीजन बता देते हैं। ठीक है, हमारे देश का रिलीजन ये है। जैसे बांग्लादेश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, बर्मा में मेरे ख्याल से बुद्धिज्म उनका स्टेट रिलीजन है, श्रीलंका में भी बुद्धिज्म उनका स्टेट रिलीजन है, और पाकिस्तान में तो इस्लाम स्टेट रिलीजन है ही, सबको पता है ही। तीसरे टाइप का स्टेट होता है सेक्युलर स्टेट, जहां बोलते हैं धर्म किस चिड़िया का नाम है हम नहीं जानते, ये धर्म के मामले में न्यूट्रल रहते हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म को वो नहीं मानते हैं। ठीक है, इतनी बात है। जैसे यूएसए और इंडिया है ना, ये बातें हैं। तो वापस चलते हैं सेक्युलरिज्म के टॉपिक पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लेकिन मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। हम सभी धर्मों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, सबको बराबर का सम्मान देते हैं, और सबको स्टेट सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है धर्म को, धर्म के इंस्टीट्यूशंस को। कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन के ओपनिंग वगैरह में हमारे प्रधानमंत्री वगैरह जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम सभी धर्मों को नकारते हैं। नेगेटिव सेक्युलरिज्म भी होता है, इसमें सरकार धर्मों से कोई वास्ता ही नहीं रखती है, अपना अपना देखो, हमको नहीं पता धर्म के बारे में। इंडिया में ऐसा नहीं है। जो HR गोखले ने, जो उस समय आज़ादी के समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि देयर विल बी फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, तुम किसी भी धर्म को मानते हो। ठीक है, स्टेट इसमें कोई काम नहीं करेगा, जो समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था जो है इसमें कोई काम नहीं करेगी, जो सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करेगी। ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे PB गजेंद्र गढ़कर, उन्होंने बोला था कि द स्टेट डज नॉट ओ लॉयल्टी टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज सच, बट इट इज नॉट इररिलीजियस और एंटी रिलीजियस। धर्म के खिलाफ नहीं है, सब धर्मों को बराबर ये सम्मान देती है, सर्वधर्म समभाव इसको कहा जाता है। ये एक गांधीयन थॉट है। गांधी जी जो थे सेक्युलरवाद के समर्थक थे, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं थे, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उनके यहाँ पे रोज सुबह भजन होता था गांधी आश्रम में, है ना, जो उनके सारे भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस तरह के भजन आपने सबने सुने हैं। सर्वधर्म समभाव, हर धर्म को बराबर भावना से देखो, ये सरकार का नेचर होना चाहिए। ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है हमारे देश का, ये जरूर आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, चौथा है हमारा देश SSSDR में D क्या है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है, 11वां पॉइंट देखते हैं। डेमोक्रेसी 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया है, डेमोस और क्रासिया। ठीक है, हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे, लुसेंट से भी अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहले 1-2 पन्ने में ही आप देख लेंगे कि हमारे यहाँ भी ऋग्वेद के समय में भी सभा और समिति हुआ करती थी। पंचायतें जो होती थी, सोचिए वो भी बाइकैमरल होती थी। एक सभा होती थी जिसमें कॉमन लोग होते थे, और एक समिति होती थी जिसमें कि ट्राइब के सब सीनियर लोग उसमें मौजूद होते थे। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, तो लोकतंत्र का हमारे देश में बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन आधुनिक समय में जो लोकतंत्र है वो ग्रीस में जो लोकतंत्र चलता था वहां से लिया गया, इसलिए डेमोस और क्रासिया, डेमोस यानी लोग और क्रासिया यानी लोग, शासन व्यवस्था, वहां से डेमोक्रेसी लिया गया है। ठीक है, ये भी आपसे घूमते फिरते पूछा जा सकता है कौन से लैंग्वेज से डेमोक्रेसी वर्ड आया है, तो आपको बताना है ग्रीक लैंग्वेज से आया है।
ठीक है, हमारे प्रेमल में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी बताई गई है, इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, पॉपुलर यानी पीपल से रिलेटेड वर्ड है पॉपुलर, यानी लोगों के पास ही सबसे बड़ी सत्ता है, सार्वभौम सत्ता हमारे देश में जो है वो इस देश के लोग हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे ग्रीस में पहले छोटे छोटे देश हुआ करते थे, रोम जैसे छोटा सा देश था, तो हर आदमी, हर एडल्ट जिसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, हर एडल्ट बोलने से वहां कई लोग गुलाम भी थे और औरतों को तो कोई घुसने देता नहीं था, तो वो लोग सब के सब पार्लियामेंट का हिस्सा होते थे। आज भी स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है, सब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 अंग हैं, 4 हथियार हैं उनके। क्या है वो? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। ठीक है, ये शब्द ऐसे हैं जो आजकल भी आप न्यूज में सुनते रहते होंगे। रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, सब लोगों से वोट करके बताओ वो इस विषय में क्या सोचते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के लिए यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के निकलने के लिए उन्होंने रेफरेंडम करवाया। ठीक है, सबसे पूछते हैं, देखें लोग क्या सोचते हैं, लोगों ने बता दिया ब्रेक्जिट, फंस गए। वो तीसरा प्रधानमंत्री है वहां का बोरिस जॉनसन, जो ब्रेक्जिट करवाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इनिशिएटिव, यानी लोग अपनी तरफ से एक कानून लेके पहुंचे पार्लियामेंट, बोले कि ये कानून बनाओ। ठीक है, तीसरा है रिकॉल, यानी किसी को चुन के पार्लियामेंट में भेज दिया है तो उसको जब चाहे वापस भी बुला सकते हैं पार्लियामेंट से, ये हुई डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और चौथा है प्लेबिसाइट। ठीक है, प्लेबिसाइट यानी इस देश में रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है, किस तरह की सरकार चाहिए, जनता से पूछ लो करके। ठीक है, रेफरेंडम में देखिए उसकी पूरी डेफिनेशन यहां दी गई है। रेफरेंडम में जो मैंने आपको बताया वही है। रिकॉल भी है। प्लेबिसाइट जो है इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, रेफरेंडम में कोई कानून जनता को भेज दिया जाता है कि आप बताइए कि इसको पास किया जाए कि नहीं किया जाए, और प्लेबिसाइट पे लोगों की राय मांगी जाती है किसी भी मुद्दे पे। ठीक है, जनरली कोई इलाका किसी देश का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए प्लेबिसाइट करवाया जाता है। जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाइए कि वो आज़ाद होना चाहता है, कि भारत का हिस्सा रहेगा, कि पाकिस्तान में जाएगा, इस तरह की मांग लोग समय समय पर उठाते रहते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें कि हम हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं और उनके बीच में डेमोक्रेसी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। जो सरकार है वो हर अपने नीति के लिए और एक्शन के लिए पार्लियामेंट की तरफ जिम्मेदार है। ठीक है, अब इसकी जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे देश में हर एडल्ट को वोट देने का अधिकार है। हर कुछ समय के बाद चुनाव होते हैं। रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे कानून का राज चलता है, किसी इंसान का नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यहाँ पे न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी तरह से लोगों के भेदभाव नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द डेमोक्रेट, दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका नेचर ऐसा है। डेमोक्रेटिक को प्रेम्बल में यूज किया गया एक ब्रॉडर सेंस में, यानी कि सिर्फ राजनीतिक डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। राजनीतिक डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं कि बाकी हर जगह पे जो है लोगों के बीच में बराबरी नहीं है, बस वोट देने की बराबरी है, ऐसा नहीं है ये बात। और या जैसे जातिगत भेदभाव, कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति, ये सब समाज में चलता रहे, बाकी वोट दे दो, वोट सबका लेंगे, ऐसा नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि समाज का हर वर्ग बराबर है, कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज है सबको बराबर मिलेंगी। और एक और बात कि आर्थिक बेसिस पे लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि पैसे वाला व्यक्ति है तो उसके लिए कानून थोड़े नरम है और गरीब इंसान के लिए कानून सख्त है। हालांकि आप देखेंगे कि इन प्रैक्टिस तो ये थोड़ा उतना नहीं हो पाता है, फिर भी हमारे संविधान का लक्ष्य यही है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ आवर पॉलिटी? ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बी सोशल डेमोक्रेसी, सी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और डी ऑल ऑफ द अबव। ऐसा करके आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको बताना है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी चाहिए, ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने जोर देकर कही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो अपनी फाइनल स्पीच वो दे रहे थे 25 नवंबर 1949 में। तब उन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अंत जो चलेगी नहीं अगर इसके बेस में सोशल डेमोक्रेसी ना हो। वो कह रहे हैं सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक ढांचा, जिसके अंतर्गत लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो नारे थे, उनको लोग अपने जीवन में उतारें, आत्मसात करें, इनको माने। ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये अपने आप में एक त्रिमूर्ति है, एक ट्रिनिटी है। ये अपने आप में क्या है कि एक को अलग कर दोगे, लिबर्टी दोगे लेकिन इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी।
ठीक है। तो विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मेनी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर समाज में बराबरी नहीं हुई लेकिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया तो क्या होगा कि समाज का एक वर्ग, जैसे अंग्रेज हम पर राज करते थे तो अंग्रेजों की जगह हमारे समाज का ही ऊंची जातियां, ठीक है, या ठाकुर जमींदार या बिजनेसमैन, फैक्ट्रियों के मालिक, ये हम पे राज करने लगेंगे। अगर सोशल इक्वालिटी नहीं हुई तो लिबर्टी मिल गई तो जो गांधी जी कहते थे कि जो गोरा साहिब की जगह ब्राउन साहिब ले लेगा, ठीक है, कई मायनों में ऐसा हुआ भी, पर हमारे संविधान का लक्ष्य यही है कि ऐसा न होने पाए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी जो है वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। कुछ लोगों की सुप्रीमेसी हो जाएगी बाकी लोगों के ऊपर, लेकिन लिबर्टी नहीं हुई और इक्वालिटी हो गई तो एक तरह का इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं मिलेगा लोगों को, अपने अलग से कुछ करने का उनको इनिशिएटिव नहीं रहेगा। कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं ये, अगर कि सब बराबर हैं पर किसी को कुछ करने की आज़ादी नहीं है तो फिर एक इंसान अलग से कुछ करने क्या जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 1997 में बोला था कि हमारा संविधान चाहता है एक इगैलिटेरियन मतलब जो बराबरी का दर्जा सबको दे, ठीक है, सोशल ऑर्डर, जिसमें कि एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें कि हर सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले, ठीक है, ये बात है। अब ट्रिपल एस डी आर के आर में हम लोग पहुंच गए हैं रिपब्लिक में। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरह की होती है, डेमोक्रेसी का दो पार्ट निकाल दीजिए ट्री डायग्राम जैसे, एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। मोनार्की में यानी सबसे टॉप पे राजा रहते हैं। देखिए राजा में मतलब जैसे पुराने प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, राजे रजवाड़े चलते थे, उसको मोनार्की नहीं कहते हैं, वो तो किंगडम ही है। पर अगर देश में डेमोक्रेसी है पर राष्ट्रपति की जगह एक जन राजा है, ठीक है, वो राजा का बेटा ही राजा बनता है, उन लोग अपना देखते हैं, बाकी असली पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट के हाथ में तो असली पावर नहीं है ज्यादा, तो असली पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है और वैसा चलता है, तो उसको मोनार्की कहते हैं, ठीक है। मोनार्की में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो क्वीन और क्वीन होते हैं, वो हेरिडिटरी पोजीशन होती है, यानी जन्म वंशानुगत आधार पे वो बनते हैं, ठीक है, जो जैसा कि ब्रिटेन में होता है। रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाता है, जैसे कि यूएसए में है, यूएसए में राष्ट्रपति डायरेक्टली चुना जाता है क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है भाई, है ना, और हमारे देश में राष्ट्रपति इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो रिपब्लिक जो बताया जा रहा है यहाँ कोई भी राजा वगैरह नहीं रहेगा, उनको एकदम कंप्लीटली दूर हमने रखा है, ठीक है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। रिपब्लिक में दो और बातें होती हैं, एक राजनीतिक रूप से सोवरेनिटी लोगों में है, ठीक है, हमारे देश की सार्वभौम सत्ता जिसके ऊपर कोई नहीं है, सबका बाप कौन है, हमारे देश के लोग हैं, जो जनगण है इस देश का, ठीक है, वो इस देश की सार्वभौम सत्ता है, कोई राजा वगैरह नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, ठीक है, कोई राजे रजवाड़े हैं, कोई सामंत हैं, किसी भी वजह से ऐसा कुछ नहीं है, तो सब बराबर हैं, जितने भी सरकारी पद हैं सबके लिए खुले हुए हैं, ठीक है। ये रिपब्लिक का फीचर हमने देख लिया, ट्रिपल एस डी आर अपना खत्म हो गया। अब अपन जो रशियन रेवोल्यूशन से हमने लिया जस्टिस, जस्टिस बताया है 3 तरह के होते हैं यहाँ पे हमारे देश में, हमको चाहिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है, जो कि कैसे मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए। कल के वीडियो में भी मैंने ये बात की थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें पॉलिटिकल जस्टिस दिलाते हैं, पर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो हमें आपको डीपीएसपी से मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है, सामाजिक न्याय। इसका क्या मतलब है कि हर सिटीजन को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाए, जाति, रंग, वर्ण, धर्म या लिंग के आधार पे कोई भेदभाव न किया जाए, ये हुआ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ठीक है। किसी भी वर्ग को अलग से कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। और एससी, एसटी, ओबीसी जो समाज के वर्ग एंड विमेन, जो समाज के थोड़े कम ताकत वाले वर्ग हैं, तो सरकार बाकायदा उनकी आगे बढ़ के हेल्प करेगी कि वो समाज में बराबर आए। ये हुआ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस क्या हो गया कि लोगों के बीच में इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए, ठीक है। सरकार पूरी कोशिश करे कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी ना होने पाए। ये आपको पता होना चाहिए, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर 1% लोगों के पास बाकी 99% लोगों से ज्यादा वेल्थ है, इसको वेल्थ इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। ऐसा किसी एक वर्ग के पास ही पूरा वेल्थ ना आ जाए, पूरी इनकम और पूरी प्रॉपर्टी ना आ जाए, ये इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लायक पॉइंट है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये किसको कहते हैं? सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू के लायक पॉइंट है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या कहते हैं? सबको बराबर राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, सबको राजनीतिक ऑफिस यानी मंत्री बनने का, सांसद बनने का, विधायक बनने का बराबर अधिकार होना चाहिए और सबकी आवाज बराबरी से सरकार को सुननी चाहिए। ठीक है, देखिए लिख दिया यहाँ पे, जो जस्टिस आइडिया ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। मुझे लग रहा था मुझे कहाँ से याद आ रहा है, पर लक्ष्मीकांत जी ने ही लिख दिया है इसको। अब आपसे लिबर्टी, लिबर्टी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिया है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी यानी आज़ादी, इसका क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, सब आज़ाद हैं और एट द सेम टाइम लोगों को अपने विकास के लिए, अपनी बेहतरी के लिए कोई भी कदम उठाने का मौका सरकार उन्हें देगी। देखिए लोग आज़ाद है क्या मतलब सरकार ये नहीं बोल सकती कि जाओ भाई तुम आज़ाद हो, बाहर में जाओ, जो करना है करो, हम क्या जाने, ऐसा नहीं है। हम लोगों की भलाई के लिए काम करना सरकार की जिम्मेदारी है, ये बात लिबर्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर प्रेम्बल जो है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, वो सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए क्या इंश्योर करती है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, 5 तरह की लिबर्टी देती है हमारी प्रेम्बल हमको। पहले विचार, जो सोचना है सोचो, किसी तरह की विचारधारा को मानो। जो सोचना है सोचो का मतलब नहीं मन में जो सोचना है, वो तो मन में कौन क्या सोच रहा है कौन ही जानता है, पर किस तरह की विचारधारा को आप मानते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस करिए अपने आप को, देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है, जैसा आपको कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है, पेंटिंग बनानी है, आर्टिकल लिखना है, कोई बात बोलनी है, खुल के बोलो, है ना। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल की जुबान अब भी खामोश है, ये जो कहावत है, ये जो शेर है, उसके बेसिस पे है। फिर बिलीफ, कोई भी विश्वास करो, कोई मानता है भगवान है, कोई मानता है नहीं है, अपना अपना मानो जो मानना है। फेथ, जो मानता है भगवान है वो किसे भगवान मानता है, वो आज़ाद है, कुछ भी मानो। और वर्शिप, भगवान की जैसे पूजा करनी चाहते हो तुम करो, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई चर्च में जाता है, सब आज़ाद है ना। निदा फाजली साहब का शेर है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग हर रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। जैसे मस्जिद में मौलवी जाता है, ये उसकी पूजा है, वैसे ही कोयल जो गीत गाती है, ये भी उसकी पूजा है। सब आज़ाद हैं, सब अपना अपनी पूजा करते हैं, अपने ईश्वर को इस तरह से मनाते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके ज़रिए ये जो है लिबर्टी, इनको इन्फोर्स की जाती है कि ये कोर्ट में कोई जा सकता है, अगर उसे बोले कि हमारा लिबर्टी यहाँ पे बाधित हो रही है, हमें आज़ादी नहीं दी जा रही है, वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेम्बल में जो लिबर्टी बताई गई है, ये बहुत एसेंशियल है फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये नहीं हुआ अगर, तो हम अंग्रेजों से आज़ादी क्यों हुए, है ना। तो बस अंग्रेज को हटा के, गोरा साहब को हटा के ब्राउन साहब लगाने के लिए तो नहीं। लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो था। ठीक है, आज़ादी की जो जंग थी, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। तो लिबर्टी हमें दे रहा है हमारा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं लाइसेंस नहीं है, जो करना चाहे करो, जहां करना चाहे करो, ऐसा नहीं है। कोई कहे कि अरे हमको सड़क पे गुटखा थूकने नहीं दिया जा रहा है, ये हमारे लिबर्टी का हनन है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसको 500 रुपए का फाइन मार के वापस भेज देगा। ये बात नहीं कि जिसको जो मन में आएगा करेगा। ठीक है, और ये जो लिमिटेशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही बता दिए गए हैं, इसकी सीमाएं कैसी हैं, क्या है। ठीक है, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इज इट ट्रू, कि आपको बताना है कि इट इज ट्रू दैट लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। कंप्लीट लिबर्टी नहीं है, कुछ थोड़ी रोक टोक के साथ आपको लिबर्टी दी गई है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो कॉन्सेप्ट है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारे यहाँ लिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एमसीक्यूज में आ चुका है, फिर आ सकता है। इक्वालिटी का मतलब है किसी भी एक वर्ग को विशेष प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबके पास बराबर पैसे होंगे, दैट इज कम्युनिज्म। यहाँ वो नहीं है, साम्यवाद नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, समाज के किसी वर्ग को। क्या ब्राह्मण है तो प्रोफेसर के पद में आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। या आप वैश्य हैं तो फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस आपको ज़्यादा आसानी से मिलेगा बनिया कम्युनिटी के लोगों को, ऐसा नहीं है। या आप सरदार हैं तो फौज में आ जाइए, आपको आसानी से फौज में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। सबको बराबर अधिकार है, बराबर अपॉर्चुनिटीज है। इक्वालिटी का मतलब यह है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा समाज में और बराबर सबको अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि लिबर्टी कितने 5 टाइप की थी, तो इक्वालिटी भी 3 टाइप की है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक।
ठीक है। सिविक यानी जैसे सिविक्स में आप क्या पढ़ते थे, सरकार वगैरह, सरकार के लिए वोट देना, सरकार के लिए चुनाव लड़ना, ये सब चीजें बराबर है। पॉलिटिकल राइट्स वगैरह सबके बराबर है, हर कोई पॉलिटिकल प्रोसेस में बराबर शामिल हो सकता है। और इकोनॉमिक यानी हर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बराबर अवेल कर सकता है। ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल राइट है 14, 15, 16, 17, 18, ये सिविक इक्वालिटी बताते हैं। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, रिलीजन वगैरह के आधार पे आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फिर सरकारी नौकरी में सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, छुआछूत हटा दी गई है, जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 नंबर आर्टिकल ये, और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले टाइटल आप में से अधिकतर लोग ने सुना नहीं होगा, पहले अंग्रेज सरकार लोगों को टाइटल देती थी, खानदानी टाइटल, कि राय बहादुर, जंग बहादुर, ये साहब वो साहब, तो ठाकुर फलाने फलाने, ऐसा आप टाइटल कोई नहीं लगा सकता। सरकार किसी की टाइटल को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। लगाने को तो यार कोई अपने नाम में कुछ भी लगा सकता है, लेकिन सरकार किसी के टाइटल को नहीं मानती, एक्सेप्ट जो सरकार पद्मश्री वगैरह देती है। ठीक है। और मिलिट्री के लोग अपना रैंक, रिटायर्ड वगैरह हो गए तो यूज कर सकते हैं नाम के आगे, डॉक्टर लोग नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक है। संविधान में ये तो सब 14 से लेके 18, 14, 15, 16, 17, 18 जो है ये सिविक इक्वालिटी के लिए ये सारे प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए 2 प्रोविजन है। एक, वोट देने के लिए किसी को आप आर्टिकल 325 कि वोट देने के लिए इनएलिजिबल है क्योंकि इस धर्म का माना जाता है या इस जाति का है, ये आप नहीं बोल सकते। दूसरा, आर्टिकल 326, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव है वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होते हैं। सब लोग वोट डालेंगे, जो भी एडल्ट हैं सब वोट डालेंगे, उसके बेसिस पर ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एडमिशन होगा। ठीक है। फिर डीपीएसपी का जो आर्टिकल 39 है वो आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर तरह के पुरुष और औरतों के लिए बराबर अधिकार हो कि वो अपने लिए लाइवलीहुड खोज सके, आमदनी का जुगाड़ खोज सके और उनको बराबर काम के लिए बराबर पैसा मिले। ठीक है। ये देखिए डीपीएसपी में है, ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। फिर अब हम जो है इक्वालिटी के बाद आ गए हैं, लिबर्टी इक्वालिटी के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के आखिरी पॉइंट फ्रेटर्निटी पे आ गए हैं। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ठीक है। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, ऐसा करके जो गाना था, तो वही हमारे संविधान का आइडियल है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के बीच में कैसे करता है, बढ़ाता है, ये सारे पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के द्वारा आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। फ्रेटर्निटी जो आता है फंड, जो सिंगल सिटीजनशिप के द्वारा इसको प्रमोट कर रहा है। पहले तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं मिलती है, एक ही नागरिकता है देश की, भारत देश की। चकदे का डायलॉग है ना, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते हैं, बस एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी समझिए वही बात कह रहा है आपसे। ठीक है। एक ही सिटीजनशिप है यहाँ, हम सब भारतीय हैं। तो ये इसके जरिए फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है, हमारे मौलिक जिम्मेदारियां क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि हार्मोनी, आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारा देश के सभी लोगों में बढ़े, इसके लिए आपको प्रयास करना है। इतना आपको अपने आप को अलग दिखाना है, हम सबसे बेहतर हैं, हम बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, या मध्य प्रदेश के लोग बड़े बढ़िया होते हैं, या हम बंगाली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ये है कि आप इस तरह से प्रयास करें कि देश में आपसी सौहार्द बढ़े, आपस के लोगों में भाईचारा बढ़े। ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि फ्रेटर्निटी किस लिए, भाईचारा किस लिए? 2 बातों के लिए। एक, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल रहे, हर इंडिविजुअल को बराबर अधिकार मिले, उसको सम्मान मिले, देश के किसी भी हिस्से का हो, किसी भी धर्म को मानता हो, पुरुष हो या स्त्री हो, उसका कोई भी रंग हो, कोई भी जाति हो, सबको सम्मान मिले बराबर। और हमारे देश की भी एकता बनी रहे। सब एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, नीचा दिखाएंगे तो देश कहां से रहेगा, है ना? ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी, ये हमारे संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया है। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो मैंने बताया सबका सम्मान होना चाहिए। ये क्या बताता है कि संविधान सिर्फ ये नहीं बताता है, सिर्फ ये कोशिश नहीं कर रहा है कि सबको पैसा कमाने का जुगाड़ मिल जाए, सबको वोट देने मिल जाए, ऐसा नहीं है। पर यह कह रहा है कि हर इंसान की जो निजता है, हर इंसान का अपना अलग एक व्यक्तित्व है, वो सीक्रेट है, वो सम्मान देने योग्य है। सीक्रेट का मतलब पवित्र होता है,
तो यानी हमारा संविधान, आप सोचिए फिलोसॉफिकली कितने ऊंचे लेवल पे ऑपरेट करता है। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बोल रहा है सबको भाई नौकरी मिले, सब काम करे, खाना खाए। अरे खाना खा के जीना तो जानवर भी कर रहा है, पर हर इंडिविजुअल की जो अपनी निजता है, अपनी एक वैयक्तिक जो उसकी आइडेंटिटी है वो पवित्र है, उसका सम्मान करना सरकार की और हर दूसरे इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। ये बात हमारा संविधान कह रहा है। कैसे अब ये कह सकते हैं के मुंशी, एक तो वो खुद ही ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्या पता ये फ्रेज उन्होंने ही सजेस्ट किया हो। ठीक है, उन्होंने लिखा है भाई संविधान, वो बता रहे तो आपको मानना पड़ेगा ना। फिर क्या बता रहे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के जरिए डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इंश्योर की गई है। फर्दर फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और क्या आता है, डिग्निटी ऑफ विमेन, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए अलग से। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ जो भी समाज में भी प्रैक्टिसेस चलती हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन प्रैक्टिसेस को न माने, उनको त्याग दें। ठीक है, कहीं कोई कहेगा कि नहीं औरतों को नहीं निकलना चाहिए घर से, या वो देखो उनकी औरत घर से निकल रही है, या बेटियों को क्यों पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है, नहीं, आपको आप बोलेंगे हमारे यहां तो ऐसा ही चलता है, नहीं, आपको मना करना है। ये आपकी मौलिक जिम्मेदारी है। अगर आप संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को एंजॉय करते हैं तो उसके द्वारा बताए गए जो कर्तव्य है वो भी आपको पालन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के लिए आपको बोला गया है, बाकी हमारे देश की जो एकता, संप्रभुता, अखंडता है उसको भी आपको मेंटेन करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और एक बात देखिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में क्या बोल रहे हैं, दोनों साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन को लिया जा रहा है। एक तो साइकोलॉजिकली तौर पे हम सब भारत के लोग एक साथ रहें, हम माने मानसिक तौर पर भी कि हम एक देश हैं, प्लस प्रैक्टिकली भी जो है टेरिटोरियल डायमेंशन की हमारा देश अलग अलग ना होने जाए। आर्टिकल 1 तो बता ही देता है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, किसी भी स्टेट को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, द इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। राज्यों का बंटवारा किया जा सकता है, हुआ ही है हमारे देश में, आए दिन हो रहा है, लेकिन हमारे देश का बंटवारा नहीं किया जा सकता। एक बार हो चुका है, अब हम नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, इसको हमें रोकना है। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, इसको हमें रोकना है। जातिवाद को रोकना है, भाषावाद को रोकना है, अलगाववाद, ये हिस्सा देश से अलग होना चाहता है, वो होना चाहता है, ये सब नहीं होने देंगे हम। ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है और हमारे संविधान के प्रेम्बल नहीं बोला है कि हमको ये सब चीजों को रोकना है। प्रेम्बल का महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है? पहले तो ये देखिए एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द प्रेम्बल। याद रखना है, ये बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज को बताता है हमारे संविधान के, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस, जिसपे कि संविधान आधारित है। ठीक है, उसका बेसिक फंडा क्या है ये बताता है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं। इसमें हमारे संविधान का विजन जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो विजन है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था, वो सपना इस प्रेम्बल में लिख रखा है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे देश के संस्थापक हैं, जो उन्होंने हमारे देश के लिए जो आकांक्षाएं रखी थी वो भी लिख दी हैं। एक तो हम कहाँ हैं, हम क्या होना चाहते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, वो सब लिख दिया है उन्होंने हमारे संविधान के प्रेम्बल में। ठीक है, द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। जो कई 100 सालों से हम सपना देखा करते थे कि जब हमारा अपना आजाद देश होगा तब चीजें कैसी होंगी, वो जो सपना था वो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रेम्बल में लिख दिया है। कितनी बड़ी बात है। जो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे के एम मुंशी, उन्होंने बताया था कि प्रेम्बल जो है वो हमारे संविधान की कुंडली है, एक तरह से हॉरोस्कोप है। ठीक है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। बाकी फिर कई लोगों ने कई सारी बातें कही हैं, वो उतना आप याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब ये बहुत बड़ा डिबेट है और इस पे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज भी आते हैं कि क्या प्रेम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था। क्या था ये केस? प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा था। सुप्रीम कोर्ट से जब राष्ट्रपति कोई सलाह मांगते हैं अंडर आर्टिकल 143 मांगते हैं। ठीक है, याद रखने की बात है, कई बार आ चुका है, फिर आ सकता है। जो इंडो पाकिस्तान अग्रीमेंट था रिलेटिंग टू बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, कई इलाके ऐसे थे इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान के थे, कई इलाके पाकिस्तान के अंदर थे जो इंडिया का हिस्सा थे।
ऐसा बांग्लादेश के साथ भी हमने एरिया एक्सचेंज किया। तो हमने बोला कि पाकिस्तान में जो इंडिया का हिस्सा है उसको पाकिस्तान को दे दो, और इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो इंडिया ले लेगा। तो इस तरह का एक्सचेंज क्या हम कर सकते हैं क्या? तो ये प्रेसिडेंट ने बोला था, इसके बारे में पूछा था सुप्रीम कोर्ट से, तो प्रेम्बल का जिक्र आया था उसमें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेम्बल जो है वो जनरल पर्पस दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो माइंड है उसकी कुंजी है, वो बताता है। ठीक है, कि वो क्या सोच रहे थे। प्लस अगर संविधान में कोई भी टर्म थोड़ा एम्बिग्यूअस लग रहा है, उसके दो से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं, तो हम प्रेम्बल में देख सकते हैं कि प्रेम्बल क्या बता रहा है हमारे संविधान का, की दिशा क्या है। उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि इसका अर्थ ये जरूर लगाया होगा लोगों ने। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसको इतना महत्व देने के बावजूद कहा था स्पेसिफिकली कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की प्रस्तावना है, संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो केशवानंद भारती केस था जो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, संत केशवानंद भारती जी का देहांत हो गया करके, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि प्रेम्बल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, उन्होंने बोला प्रेम्बल का एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन को इन लाइट ऑफ द प्रेम्बल ही पढ़ा जाना चाहिए। ये कब बोला उन्होंने? LIC, ठीक है, वो केशवानंद भारती केस में। फिर LIC ऑफ इंडिया केस भी हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर 1995 में बोला कि प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे MCQ में पूछा जाएगा कि ये संविधान का हिस्सा है, तो आपको बताना है कि बिल्कुल है, 101% है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी हिस्सों की तरह प्रेम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनैक्ट किया था, लेकिन सारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कर देने के बाद इनैक्ट किया था। ठीक है, क्यों? जब भाई पहले पूरा संविधान बन जाए तब आप देखो कि इसमें क्या वैल्यूज दिए गए हैं, तब प्रेम्बल लिखो। प्रेम्बल कुछ और लिख दिया, अब बाद में संविधान सभा में वोटिंग में कुछ और निकल के आ गया, फिर प्रेम्बल एडिट करने जाओगे। इसलिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया, उसके बाद सबसे अंत में प्रेम्बल को इनैक्ट किया गया। ये याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब प्रेम्बल को पारित किया गया तो ये वोट के लिए उठाया गया था कि डज द प्रेम्बल स्टैंड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब सबने उस पर वोट किया था कि हाँ ये है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी आप बोल सकते हो कि प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है उनका ओपिनियन भी यही है। लेकिन दो बातें याद रखनी है, प्रेम्बल कोई सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नहीं है, ना ही ये लेजिस्लेचर के पावर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाता है। दूसरा, ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कोई नहीं कह सकता कि इसको इन्फोर्स करो। इट इज नॉन जस्टिसाइबल लाइक DPSP। ये फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट में कोई जाके जिसको लोगों को मजबूर करे सरकार को कि इसके जिस चीज़ों को मनवाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्रेम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये अगेन केशवानंद भारती केस में ये पॉइंट उठा था। ये ऐसा मुद्दा उठाया गया था कि प्रेम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। आर्टिकल 368 जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का राइट देता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा ही नहीं है प्रेम्बल, तो उसको इस आर्टिकल के तहत आप कैसे अमेंड कर सकते हो? और जिन्होंने याचिका दायर की थी केशवानंद भारती जी ने, उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्रेम्बल में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब कोई कह रहा है कि संविधान की कुंडली है ये, तो अब आप संविधान की कुंडली ही बदल दोगे, उसकी आत्मा ही बदल दोगे, तो फिर क्या बचेगा? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बोला कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो बेरूबारी यूनियन मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, वो गलत है। और उन्होंने बोला कि प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। हाँ, हमारे संविधान का जो बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर्स डॉक्ट्रिन, उसको उन्होंने उस दिन प्रोपोगेट किया था कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पर उसको छोड़ के आप प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हो। कुल मिला के MCQ में पूछता है अगर कैन द प्रेम्बल बी अमेंडेड, आपको बोलना है यस, इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, प्रेम्बल को एक बार ही अमेंड किया गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ये 3 वर्ड ऐड किए गए प्रेम्बल में। याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ड ऐड किए गए थे। ठीक है,
तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और अब जो मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, मेरे चैनल पे आ रहे व्यूज को बढ़ाइए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। हम सबका इसी में बेनिफिट है। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी तरफ से कोई कॉस्ट इस पे नहीं पड़ेगा, मेरा जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।